नेपाल में हाल के वर्षों में युवा वर्ग के बीच असंतोष, आंदोलन और विरोध की घटनाओं में तेजी आई है। केवल बेरोजगारी इसका कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताना बाना है। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जेनजी यानी 18 से 30 साल के युवा सोमवार को संसद भवन परिसर में घुस गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। कई राउंड की फायरिंग भी की। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक एक आंदोलनकारी की गोली लगने से मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हो गए। नेपाल पुलिस के मुताबिक हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया है। लिहाजा संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया और आर्मी को तैनात करना पड़ा। आपको बता दें कि नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। नेपाल सरकार ने पिछले गुरुवार को बैठक के बाद 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित करने का फैसला किया था। सरकार ने कहा था कि जो भी प्लेटफॉर्म में बिना पंजीकरण के लिए चल रहे थे, उन सभी को बैन कर दिया गया है। इसे लेकर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों में बैठक हुई थी। इसमें नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के प्रतिनिधि, टेलीकॉम ऑपरेटर और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी शामिल हुई थी। कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद? फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, एक्स, रेडिट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड, वीचैट, कोरा, टम्बलर, क्लब हाउस, रंबल, लाइन, IMO, जालो, सोल, हमरो, पेट्रो, मी वीडियो, मी बाइक 3। सोशल मीडिया पर क्यों लगा प्रतिबंध? नेपाल में सोशल मीडिया कंपनियों को पंजीकरण के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया गया था। बीते बुधवार को जब समय सीमा समाप्त हो गई, तब भी किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अल्फाबेट, यूट्यूब, एक्स, पूर्व में ट्विटर, रेडिट और लिंक्डइन शामिल थे, पंजीकरण नहीं कराया, जिसके बाद नेपाल सरकार ने गुरुवार से इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। सोशल मीडिया मंचों पर आरोप गंभीर। नेपाल में एक के बाद एक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आम लोगों की पहुंच से दूर हो गए। नेपाल सरकार के एक फैसले के बाद पड़ोसी देश में एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत कई ऐप्स और वेबसाइट्स या तो खुलना बंद हो चुकी है या इनमें सर्वर के संपर्क न स्थापित होने जैसे संदेश आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच रविवार को देश में पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ रैली निकाली थी और सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर देशव्यापी आंदोलन किया। नेपाल सरकार का कहना है कि फर्जी आईडी से जुड़े यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नफरत फैलाने, अफवाह फैलाने और साइबर अपराधों के लिए कर रहे थे। इससे समाज में अशांति और असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही थी। अक्सर सरकार युवाओं के आवाज को अनसुना करती है या उन्हें बगावती कहकर खारिज कर देती है। इससे ये भावना और गहराती कि सरकार आम जनता, खासकर युवाओं की नहीं सुनती। यही भावना विद्रोह और आंदोलन का रूप ले सकती है। नेपाल में बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा। नेपाल में हर साल लाखों युवा शिक्षा पूरी करते, लेकिन नौकरियों की संख्या बहुत सीमित है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में तकनीकी और व्यावसायिक अवसरों की कमी है। बड़ी संख्या में युवाओं को विदेशों जैसे खाड़ी देश मलेशिया में मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। ये ब्रेन ड्रेन का भी एक कारण बनता है। इससे युवाओं में असंतोष और निराशा बढ़ती है। नेपाल की शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की भारी कमी है। जो शिक्षा दी जाती है वो बाजार की जरूरतों के अनुसार नहीं है, यानी पढ़ाई के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं है। इससे युवाओं को ये महसूस होता है कि उनका भविष्य अंधकार में है। नेपाल और भारत के बीच खुले सीमा संबंध, सांस्कृतिक निकटता, धार्मिक समानता और सामाजिक घनिष्ठता है। ऐसे में नेपाल में होने वाली कोई भी राजनीतिक अस्थिरता या हिंसा भारत पर सीधे या परोक्ष रूप से असर डालती है। खासकर जब नेपाल में जातीय, धार्मिक या राजनीतिक हिंसा होती है तो इसका प्रभाव सीमा क्षेत्रों, सुरक्षा, व्यापार और जनसांख्यिकी संतुलन पर पड़ता है। भारत की सीमा सुरक्षा पर दबाव। भारत नेपाल सीमा लगभग 1770 किलोमीटर लंबी है और यह खुली हुई है। हिंसा या अस्थिरता के दौरान आतंकियों, अपराधियों और शरणार्थियों की घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है। नेपाल में पहले माओवादी विद्रोह का असर भारत के नक्सल प्रभावित राज्यों तक पहुंचा था। ऐसे आंदोलन भारत में विचारधारा के प्रसार का कारण बनते हैं।
हिंसा के दौरान नेपाल से भारत में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ सकती है, जिससे आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। हिंसा के कारण नेपाल के नागरिक भारत में शरण लेने आते हैं, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के सीमावर्ती इलाकों में। प्रवासियों के कारण स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर असर पड़ता है, जिससे स्थानीय लोगों और शरणार्थियों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको बता दें कि नेपाल सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और 2023 में सोशल नेटवर्क प्रबंधन के लिए बनाए गए कुछ नियमों के आधार पर लिया गया। इन नियमों के मुताबिक नेपाल में संचालित होने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपना स्थानीय संपर्क केंद्र स्थापित करना था, अपने प्लेटफॉर्म्स को सरकार के पास पंजीकरण कराना था, लोगों को समस्याओं का निवारण करने के लिए शिकायत निवारक की नियुक्ति करना था और स्वनियमन प्रणाली स्थापित करनी थी। इसे लेकर नेपाल की सरकार सोशल नेटवर्क विधेयक लेकर आई थी। इस साल की शुरुआत में इसे संसद में पेश भी किया गया। विधेयक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस लेकर संचालन करने की अनुमति से जुड़ा प्रावधान रखा गया। इसके अलावा सरकार को किसी भी प्लेटफॉर्म के आवेदन को राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, स्वायत्तता और राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर नकारने का भी अधिकार दिया गया। इसके अलावा विधेयक में एक ये नियम भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक शौर्यता से जुड़ी सामग्री को रोकेंगे और यूजर्स को उनकी असली पहचान के साथ सत्यापित किया जाएगा। इन नियमों का पालन न किए जाने पर प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ नेपाली रुपए के जुर्माने और यूजर्स पर 5 लाख नेपाली रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया। बताया गया कि मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने मंत्रालय से इस संबंध में प्रक्रिया शुरू करने के लिए संपर्क तक नहीं की। इस लिहाज से नेपाल में फिलहाल सिर्फ पंजीकृत प्लेटफॉर्म वाइबर, टिकटॉक, वीटॉक और निबंज ही सक्रिय है। इसके अलावा टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी को भी एक्सेस किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।